नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। 1919 की एक बात। सादत हसन मंटो। ये 1919 ही की बात है भाईजान, जब रूल एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रही थी। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। सर माइकल ओडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के मातहत गांधी जी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवाल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाईजान, अगर अंग्रेज ये गलती न करता तो जलियांवाला बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याह तारीख में ऐसे खूनी वर्ग का इजाफा कभी न करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहाँ से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चुनाचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला वतनी के अहकाम डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान के इस बात का खतरा नहीं था। लोग पुरअमन तरीके पर एहतिजाजी जलसे वगैरह करते थे, जिनसे तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी था। जलूस निकला, मगर मजाल है जो किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक न सुनी। उस पर बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता उलटने के दर पे हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जल्द से मुनक्किद होते हैं, उनके पसे पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जिला वतनी की खबर आनन फानन शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर था। हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा बर्पा होने वाला है। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज्यादा था। कारोबार बंद थे। शहर कब्रिस्तान बना हुआ था, पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और अपने महबूब लीडरों की जिला वतनी के अहकाम मंसूब कराने की दरखास्त करें। मगर वो जमाना भाईजान दरखास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन हाकिम अला था। उसने दरखास्त सुनना तो कुजा लोगों के इस इज्तिमाही को गैरकानूनी करार दिया। अमृतसर, वो अमृतसर जो कभी आजादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल फख्र जख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को, दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुकद्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो वहाँ बहा है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नजर आते हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोरी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये अर्जी जन्नत बनाई हुई थी। हुजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घोड़ सवार गोरों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल न रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं उसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्ते थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक भी नहीं थी। असल में वो तो सिर्फ इस गरज से निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरखास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैरमशरूत तौर पर रिहा कर दे। हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुँचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिए। इससे भगड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था।
लेकिन भाई गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरातफरी फैली कि अल्लामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगड़ में जख्मी हुए। दाएं हाथ को गंदा नाला था, धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा, हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतन याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होशोहवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त तो कतन मुझे होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वकूअ पजीर हुआ था, उसके दौखाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हैं। मैं गंदा नाला उबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाएं। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारें। मैंने उसको पहचान लिया, ये थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारागर्द था। छोटी उम्र ही में उसको जुए और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। उसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफे थीं। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी बड़ी दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नाला थीं। शहर में मशहूर था कि उन्होंने एक किस्म का उसको आंक कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी जरूरियात के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। बजलासंजी और लतीफा गोई मिजाज में कूट कूट के भरी थी। मीरासियों और भांडों के सोकियानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाकंशे का भी कासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात न सुनी और मलिका के बुत की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत जाए करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ। चलो उनको मारे जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें ज़िमी किया है। खुदा की कसम हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। चलो। कुछ रवाना हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माओ के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। फव्वारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं मैंने थैले को आवाज दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी और उनकी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने ये सुनकर एक अजीब सा कहकहा बुलंद किया और मुझसे कहा, थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं। फिर वो अपने साथियों से मुकातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौकों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं, और फिर वो भी उस वक्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासिला कुछ ज्यादा नहीं होगा, कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे आगे था, जहां से पुल का 2 रोया मुतवाजी जंगला शुरू होता है। वहां से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। थैला नारे लगाता जब बंगले के आघाज के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नजर तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेजी से बढ़ा, जैसे ज़िमी शेर। एक और फायर हुआ।
वो लड़खड़ाया मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरे पर लपका और चश्मजदन में जाने क्या हुआ। घोड़े की पीठ काली थी, गोरा जमीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे गोरे ने जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहाँ फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहाँ से उठा लाए थे। उनकी जबानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम मुश्तइल हो गया था। नतीजा इस इश्तियाल का ये हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसूट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। उसका बदला लेने के लिए चुनाचे जलियांवाला बाग का खूनी हादसा रूनुमा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डायर के सपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहिब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को नुकसान जान का ठीक अंदाजा नहीं था। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि 1000 हलाक हुए हैं और 3 या 4 हजार के करीब जख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखी आपको बता चुका हूँ। बेअब जात खुदा की है। मरहूम में 4 ऐब शरई थे। एक पेशा तवाइफ के बतन से था मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मलून गोरे की पहली गोली भी उसके लगी थी। आवाज सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था। जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ था कि उसकी छाती में गर्म शीशा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं पर सुना है, जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह पैवस्त थे कि अलहदा नहीं होते थे। गोरा जहन्नुम वासिल हो चुका था। दूसरे रोज जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों के सपुर्द की गई तो उसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल उस पर काली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफसेउसुरी से परवाज कर चुकी थी। उस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर चांद मारी की थी। कहते हैं जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा लाश देखकर सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गईं। जब जनाजा उठा तो उन दोनों ने ऐसे बैन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस के इनकिलाब में पहली गोली वहाँ की एक तख्याई के लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकिलाब की इस जद्दोजहद में उसको जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं, इसके मुतालिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस करीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ पंजाब के इस कूनी कुसल में नहाने वालों की फहरिस्त में थैले कंजर का नामो निशान तक भी नहीं होगा, और ये भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौरा था। वो देव जिसे मार्शल ला कहते हैं, शहर के गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में उस करीब को जल्दी जल्दी यूं दफन किया गया जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीजों का एक संगीन जुर्म थी जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। और ये कहकर मेरा हमसफर पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दंदनाती हुई जा रही थी। पटरियों की खटाखट ने ये कहना शुरू कर दिया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया।
थैला दफना दिया गया। इस मरने और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था, जैसे वो इधर मरा और उधर दफना दिया गया। और खटखट के साथ इन अल्फाज की हमाहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से उन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनाचे मैंने अपने हम सफर से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे? चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। जी हाँ, उस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थैले की दो बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थीं। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, कलाफी आँखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फतह अली खां से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी, उसके गले में सुर नहीं था, लेकिन बतावे में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि उसका अंगन बोल रहा है। हर भाव में एक धात होती थी। आँखों में वो जादू था जो हर एक के सर पर चढ़ के बोलता था। मेरे हम सफर ने तारीफ व तौसीफ में कुछ जरूरत से ज्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के अफसोसनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा ये है भाईजान की इन आफत की परकाला दो बहनों के हुस्न जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलवे में एक में, क्या नाम था उस चुड़ैल का? मिस शरवड़ मारी गई थी। तय ये हुआ कि उनको बुलवाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए न भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफर ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मुआमलों में तवाइफे और कस्बिया भी अपनी माएं बहनें होती हैं। मगर भाईजान, ये मुल्क अपनी इज्जत व नामूस को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को आर्डर मिला तो वो फौरन तैयार हो गया। चुनाचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब, लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुश्क नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारा हुए उस करीब को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर पुरअजियत तरीका क्या हो सकता है? मुस्तबैद तमस्खुर की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी न आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुकातिब वो मुझसे था। मैंने कहा, हो सकती है। जी हाँ, थैला आखिर उनका भाई था। उसने किसी की मार खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पी कर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी की बेटियां थीं और ये थैले की बहनें थीं। तवाइफे बाद में थीं और वो थैले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब उसका जनाजा उठा था तो उन्होंने ऐसे बैन किए थे कि सुनकर आदमी लहू रोता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हम सफर ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद अफसुर्दगी से दिया। जी हाँ गई। खूब सज बन कर। एकदम उसकी अफसुर्दगी तीखापन इख्तियार कर गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते हैं कि खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। जर्कबर्ग पेशवाजों में मलबूस वो कोहकाफ की परियां मालूम होती थी। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रहीं। ये दोनों दौर चलते रहे और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। वो उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटड़ियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज नाचने लगे। बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उन्हें आहनी गड़गड़ाहट से नोचकर अलहदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ?
भागते हुए दरख्तों और खंभों से नजरें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपनी ज़र्ब पर पेशवाजे नोच डाली और अलिफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थैले की बहनें हैं, उस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ, अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारा खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो। मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। ये कहकर वो खामोश हो गया, कुछ इस तरह की और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ न कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कुली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तान सुनाई उसका अंजाम मुझे आपका खुद साख्ता मालूम होता है। एकदम चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। ये आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिले बयान कर्ब था। मेरे हम सफर ने अपने हलक की तलखी थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ। उन हराम, वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफार्म पर उतर गया। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।